Hello everyone, welcome to my channel Academic Igni. In today's video, I will be discussing the next block of aquaculture, last paper of your this semester exam MZOE 003 का सेकंड ब्लॉक हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपके 5 से लेकर 8 तक के चैप्टर जो है कवर हो जाएंगे और जो ये ब्लॉक है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाकी सारे ब्लॉक से अगर हम कंपैरिजन करें और आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी सेकंड ब्लॉक से आपको देखने को मिलेंगे। सो इस ब्लॉक को आप सीरियसली प्रिपेयर कीजिएगा। एक बार देखने के बाद इसको प्लीज़ एक बार फिर से रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो ब्लॉग है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ब्लॉग से देखने को मिलेंगे। प्लस इसके बाद आपको थर्ड और फोर्थ ब्लॉग भी मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, तो आप वो भी देख के अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो वीडियोज़ हैं ये काफ़ी आपको बूस्ट करेंगी आपकी प्रिपरेशन में फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड ट्रस्ट मी दिस कंटेंट इज़ वेरी रिफाइंड और काफ़ी एनालिसिस के बाद मैंने ये कंटेंट प्रिपेयर किया है। कोई भी ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं डाला है, चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर दिस चैनल विथ more and more people so that I can bring more such interactive videos for you on regular basis. So let's start. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बताना है कि क्राइटेरिया क्या होता है हमारा फॉर द सिलेक्शन ऑफ केज साइट कल्चर एंड पेन कल्चर का भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। सो केज कल्चर और पेन कल्चर के लिए आप जो साइट का सिलेक्शन करते हैं उसके लिए क्या क्या तो क्राइटेरिया होता है, पहला तो हमें इसमें वो बताना है। जो ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है वो है हमें इसमें चैलेंजेस एंड मेरिट्स बताने हैं पेन एंड केज कल्चर्स के। सो लेट्स सी व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन। तो पहले तो हम थोड़ा सा इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इन मेथड्स का होता क्या है। तो दोनों ही जो मेथड है उसमें हमारी जो स्पीशीज़ होती है फिशेज़ की वो कल्चर की जाती हैं एंड रियर्ड विद इन द फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग नेट इनक्लोजर्स सपोर्टेड बाय द फ्रेमवर्क मेड ऑफ बेम्बूज वुड मेटल एंड सेट्स इन शेल्टर्ड पोर्शन ऑफ द लेक बे रिवर एंड एस्चुरीज। सो इसमें क्या होता है ना, हम एक एनक्लोजर बना देते हैं, फिक्स बाउंड्री बना देते हैं, उसको हम जो है केज और पेन बोलते हैं। दोनों में थोड़ा सा हमारा डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर का, आगे हम वो देखने वाले हैं, डिस्कस करेंगे डिटेल में। So aquaculture in cage and pen belongs to the category of enclosure aquaculture. However, they are different in the following ways. So अगर केज एक्वाकल्चर की हम बात करें तो इसमें ऑर्गेनिजम्स आर रेयर्ड इन एन एनक्लोजर विच आर रिमेन एनक्लोज्ड बाय स्क्रीन और नेट ऑन ऑल साइड एक्सेप्ट द टॉप। तो ये ध्यान रखना, केज एक्वाकल्चर में हमारे सारी साइड से वो एनक्लोज रहेगा एक्सेप्ट टॉप, टॉप वाला पार्ट जो है उसका खुला हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर पेन कल्चर की हम बात करें तो पेन कल्चर में भी एनक्लोज तो रहेगा, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस हमारा क्या है कि जो बॉटम होगा ना हमारा एनक्लोजर का वो भी फॉर्म्ड होगा बाय द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी इटसेल्फ विथ इन विच द सिस्टम वॉज इंस्टॉल्ड। सो ये हमारा इसका डिफरेंस है कि उसमें तो भाई हमने टॉप खुला छोड़ दिया, लेकिन इसका हमारा जो बॉटम है वो भी कवर्ड रहेगा हमारा वाटर बॉडी से। तो सिर्फ हमने चारों तरफ की बाउंड्री बेसिकली की है, उसमें हमारी 5 तरफ की बाउंड्री थी। थस अ पैन केज Thus, a pen can be considered as transitional structure between a pond and a cage. क्योंकि पूरी तरह से भी बाउंड्री भी नहीं करी है केज की, इसलिए इसको आप ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर की तरह से बोल सकते हैं। प्रिपरेशन हम करेंगे तो पेन की कैसे करेंगे और केज की कैसे करेंगे तो वो हमें इसमें देखना है वन बाय वन। सबसे पहले हम पेन का देखते हैं। पेन का अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आपसे जो है क्वेश्चन में यही पूछा था कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं हमारे फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट। सो इस क्वेश्चन में मैंने ब्रॉडली ना सारा आपका कवर किया हुआ है कि भाई प्रिपरेशन कैसा होगा, साइट सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या होंगे दोनों के, और एडवांटेजेस वगैरह भी मैंने इसमें डाले हुए हैं। सो ये क्वेश्चन ही आपका हॉलिस्टिकली पूरा कॉन्सेप्ट कवर करवाने वाला है। सो लेट्स सी साइट सिलेक्शन के क्या क्राइटेरिया हैं हमारे पेन कल्चर के लिए। सो इसमें हम जब सेलेक्ट करेंगे तो हमें देखना होगा कि साइट शुड बी अवे फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई विंड्स इन टाइफून्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं, वहाँ से दूर होना चाहिए हमारा साइट। Next criteria for this is the selection of site should be done taking into account the range of maximum and minimum water levels at the spot of pen installation. So हमें maximum और minimum water level का भी ध्यान रखना चाहिए जब हम site को select कर रहे हैं। Third is bottom mud of the water body should be firm enough so as to allow the pen framework to be driven deep into the substratum for better support. सो ये हमारा थर्ड पॉइंट इसमें हो जाएगा कि हमें क्या करना है, उसके सपोर्ट के लिए भी जो मड है हमें वाटर का वो भी देख के रखना है कि इतना वो होना चाहिए कि वो सबस्ट्रेटम को सपोर्ट कर पाए। नेक्स्ट हमारा है वाटर एट द साइड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्वाकल्चर के लिए गुड क्वालिटी वाटर नहीं दोगे तो वो डिसीज हो जाएंगे।
एडिक्वेट डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए, स्टेबल पीएच, लो टर्बिडिटी होनी चाहिए एंड शुड बी पॉल्यूशन फ्री. द साइट शुड बी accessible टू द सोर्सेज ऑफ इनपुट्स इंक्लूडिंग लेबर एंड मार्केट. सो ये हमारे 5 इसके क्राइटेरिया थे फॉर द साइट सिलेक्शन. नाउ सेकेंड स्टेप हमारा इसका, जब साइट सेलेक्ट कर ले तो हमें कंस्ट्रक्शन करना है ऑफ पेन. पेन इज नथिंग, पेन इज अ बाउंड्री. हम उसको बाउंड्री कर देते हैं. कंस्ट्रक्टेड ऑन द शोर साइड इन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप. मर्जी है, या तो आप रेक्टेंगुलर शेप का कर लो या स्क्वायर का कर लो, एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ द साइट. उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉक डालना शुरू करेंगे और उसको हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे. पेन इज द स्टॉक ओनली आफ्टर द वीड्स विद इन द एनक्लोज्ड एरिया ऑफ द पेन आर कम्प्लीटली रिमूव. तो भाई पहले कंस्ट्रक्शन करने के बाद अच्छे से वीड वगैरह रिमूव कर लेंगे तभी स्टॉक डालेंगे, अदरवाइज वो हमारा अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएगा उस एरिया में, उस कंडीशन में. फिर हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे एंड देन फीडिंग कराएंगे. बेसिकली अगर हमें नेचुरल प्रोडक्टिविटी करनी है और नेचुरल प्रोडक्टिविटी इन पेन्स आर सफिशिएंटली हाई टू मीट द हेल्थ ऑफ कल्चर, तो हम क्या करेंगे, उसको नेचुरली रहने देंगे. अदरवाइज हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, जो कि हालांकि इसमें रिक्वायर्ड इतना नहीं होता अगर नेचुरल प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी खासी है. Pen enclosure are open to flux of water during tides, so there is regular mixing of nutrient. ये भी ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि ये जो पेन कल्चर होता है ना, ये जब हमारा फ्लक्स ऑफ ओपन वाटर के लिए रहने दिया जाता है जब हमारी टाइड वगैरह आ रही होती है. हाई टाइड के टाइम पे इसको अक्सर छोड़ दिया जाता है. क्यों छोड़ा जाता है, ताकि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो पाए, अच्छे से मिक्स आउट हो पाए. सो नाउ प्रिपरेशन ऑफ केज देख लेते हैं. अभी हमने पेन का देखा, अब हम केज का कवर करते हैं कि भाई केज को बनाने के लिए क्या क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए. तो सबसे पहला वही है, साइट सिलेक्शन करना है. इसमें भी कुछ हमारे सेम ही पॉइंट है. तो देखते हैं. द साइट शुड बी इन द वाटर बॉडीज हैविंग सरफेस एरिया ऑफ मोर देन 1000 हेक्टेयर्स एंड डेप्थ ऑफ मिनिमम 10 meters. So this you have to remember specifically. Adequate water movement at the site is desirable as it facilitates the mixing and aeration. The second point है इस site के selection का. Third point है हमारा, the site should be a reasonably sheltered away from the areas of typhoon, hurricanes and cyclones. इनसे जो है वो भाई दूर होनी चाहिए, अदरवाइज जो हमारा सारा सेटअप है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब हो सकता है. साइट विच आर पॉल्यूटेड शुड बी अवॉइडेड. पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए, जो भी हमने ऊपर भी देखा था, केज वाले पेन में भी देखा था और केज में भी यही रिक्वायरमेंट है. इन कोल्ड क्लाइमेट्स एरिया दैट रिसीव्स सेफ, हीटेड, नॉन पॉल्यूटेड एंड वार्म वाटर एफ्लुएंट आर प्रेफर्ड. ये साइट सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, केज का कंस्ट्रक्शन कर लेंगे. केज कंस्ट्रक्शन कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस. The most cages are in rectangular or square, although some may be circular or even polygonal. So ये हमारी इस केज की कंस्ट्रक्शन की स्टेप हो जाएगी. उसके बाद हम क्या करेंगे, एज यूजुअल स्टॉकिंग एंड हार्वेस्टिंग कर देंगे. सो ये हमारा इसमें केज का लास्ट स्टेप होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टॉक एट मच हायर डेंसिटीज देन द पॉन्ड. डालते हैं हम पॉन्ड से ज़्यादा, हम केज में स्टॉक के नंबर को बढ़ा के रखेंगे. द डेंसिटी ऑफ स्टॉकिंग इज डिसाइडेड, और ये किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सर्कुलेशन. सो यूजुअली पॉन्ड से ज़्यादा होता है, बट कितना होगा वो हमारा इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा. नाउ अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ होगी उसके चैलेंजेस नहीं होंगे. सो देयर आर चैलेंजेस ऑफ पेन एंड केज कल्चर. तो वो देखते हैं वन बाय वन. आपको चैलेंजेस भी पूछे जा सकते हैं, मेरिट्स भी पूछी जा सकती है, मैंने दोनों इंक्लूड किए हुए हैं. सो लेट्स सी चैलेंजेस क्या है इसका. बाय फाउलिंग ऑफ केज मटेरियल हो सकता है. भाई हो सकता है केज जो है वो हमारा डैमेज हो जाए, पेन केज का जो सेटअप है वो डैमेज हो सकता है. या फिर बायो फाउलिंग मतलब उसमें जो हमारे डिसीज़ है वो आ सकते हैं. प्रिडेशन फ्रॉम बर्ड्स, बर्ड्स क्या कर सकते हैं, उसको जो फिशेस वगैरह हैं उनको कैच करके ले जा सकते हैं एज अ प्रे. तो प्रिडेशन फ्रॉम बर्ड्स का खतरा रहता है. पोचिंग हो सकता है, इलीगल फिशरिंग वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पर हो सकती हैं, तो पोचिंग का खतरा काफ़ी रहता है. corrosion from the metallic components and deterioration of plastic material due to UV rays from the sun. So ये भी हमारा खतरा बना रहता है. and damage caused by typhoons और cyclone, ये तो हमारा है ही. ज़रूरी नहीं है आप कितना भी कोशिश कर ले, साइड पर कभी कभी खतरा तो रहता ही है इन सारी चीज़ों का. अब मेरिट्स की बात करते हैं. मेरिट्स में हमारा क्या है, पेन एंड केज कैन बी प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपन वाटर बॉडीज लाइक कोस्टल वाटर एंड प्रोटेक्टिव कवर्स, कर्व्स, वेज, लेक्स एंड रिजर्वॉयर्स. सो ये जो है ना हमारी ये जो एक्वाकल्चर की प्रैक्टिस है, इसको आप डिफरेंट बॉडीज़ में कर सकते हो प्रैक्टिस, जैसे कि इन्होंने इन सारी चीज़ों के नाम लिखे हैं. ज़रूरी नहीं है आपको ओशन या रिवर में ही जाना पड़े, आप लेक्स या फिर बेस वगैरह में भी इसको आराम से जो है कर सकते हो. देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ वेरी हाई एंड ईल्ड एज मच एज
10 to 20 times more than the ponds of comparative sizes। तो इसमें आप पॉन्ड से ज़्यादा जो है ईल्ड ले सकते हो। इंपॉर्टेंट है कमर्शियल इंपॉर्टेंस बता रहा है ये पॉइंट आपको। with the minimal inputs as lower as the cost of development and operation। Now, the third merit of pen and cage culture is they provide greater socio-economic opportunity to low-income families in the rural areas, especially in the areas where the fish catches have been reduced due to the overexploited coastal or municipal water। सो ये हमारा यहाँ पर थर्ड एडवांटेज भी इसका है कि ये क्या करेगा, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो सिचुएशन होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट राइजिंग सिचुएशंस होते हैं, उनको भी सबसाइड करने में हेल्पफुल है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है, एक्सप्लेन द इंटीग्रेशन ऑफ फिश with the livestock in aquaculture, and this is your PYQ. It has been asked from you people in December exam if you had given, so उसमें भी ये आपसे पूछा गया था। अब इन्होंने क्या बताया है, हमें इंटीग्रेशन करना है भाई फिश का विद लाइफ स्टॉक, मतलब लाइफ स्टॉक के साथ साथ फिशरी की प्रैक्टिस करना। तो ये हमारा उस क्वेश्चन का पार्ट हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम फिशरी के साथ हॉर्टिकल्चर कर दें। सो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और हो सकता है कि भाई पैडी कल्चर के साथ हम फिश कल्चर कर दें, जैसे राइस की जो फील्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ पर भी हम फिशरीज का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। सो ये क्वेश्चन आपको 3 तरह से पूछा जा सकता है। मैंने तीनों ही इसी में ऐड कर दिए हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन। अब अगर हम इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर कर रहे हैं, मतलब जिसमें हमने लाइफ स्टॉक कर रखा है, जैसे डक, पिग, पोल्ट्री, कैटल, गॉट, रैबिट एक्सेट्रा के साथ फिशरीज अगर हम कर रहे हैं, तो उसमें बेनिफिट्स क्या होगा हमारे फिशेस का, कि हाउ वो जो हमारा एक्सक्रीटा है या फिर स्पिल्ड फूड स्टफ है वो हमारा सर्व करेगा एज अ फूड फॉर फिशेस एंड फर्टिलाइजर फॉर द पॉन्ड वाटर। सो पहला तो बेनिफिट ये हो गया फिशेस का। दूसरा बेनिफिट हमारा होगा कि डैबलिंग एक्शंस ऑफ द डक एंड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स हेल्प इन रिलीजिंग ब्लॉक्ड अप न्यूट्रिएंट्स। सो उससे हमारे न्यूट्रिएंट्स जो नीचे हमारे बैठे हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, अच्छी तरह से एक तो ऊपर आ जाएंगे और फिर मिक्सिंग भी करवा लेंगे वो, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज एनिमल ऑल्सो हेल्प्स इन एरेटिंग द पॉन्ड वाटर। तो एरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एरेशन इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक लाइफ के लिए। तो ये हमारा इसमें बेनिफिट है फिशेस का। अब फिशेस की वजह से एनिमल्स को क्या बेनिफिट है वो देखते हैं। बेनिफिट्स टू एनिमल्स में पहला पॉइंट है आप लोगों का, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, वीड्स एक्सेट्रा अकरिंग इन द पॉन्ड एक्ट एज फीड फॉर एनिमल्स। तो ये उनको खा के अपना क्या करेंगे, फीड का इंतज़ाम कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रोवाइड वाटर फॉर बाथिंग ऑफ एनिमल एंड वॉशिंग ऑफ एनिमल हाउसेस। सो भाई वॉशिंग वगैरह का जो भी है वो हमारे यहाँ से हो जाएगा, या फिर बाथिंग वगैरह का। पॉन्ड एम्बार्कमेंट प्रोवाइड स्पेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल हाउसेस। सो ये हमारा एनिमल्स के लिए थर्ड बेनिफिट है। आप भी चाहें तो इसको इसी फॉर्म में जो है लिख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग सब हेडिंग्स डालकर इसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। अब अगर हम बात करें फिश कम हॉर्टिकल्चर में, तो अगर हम हॉर्टिकल्चर करते हैं तो हॉर्टिकल्चर के साथ क्या होगा, कंपोजिटेड हॉर्टिकल्चर वेस्टेज आर यूज्ड एज मैन्योर फॉर द फिश पॉन्ड। हॉर्टिकल्चर बेसिकली फ्रूट्स वगैरह का जो भी आप करते हो उसको बोल रहे हैं यहाँ पे। तो वो कंपोजिटेड वे हॉर्टिकल्चर वेस्ट जो है मैन्योर की तरह काम करेगा फिश पॉन्ड के लिए, एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द पॉन्ड एनवायरनमेंट बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन भी वो प्रिवेंट करेगा। बेनिफिट्स टू हॉर्टिकल्चर इसके क्या होंगे, पॉन्ड वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन एंड पॉन्ड स्लेट फर्टिलाइजर। तो पॉन्ड वाटर जो है इरीगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। एम्बार्कमेंट प्रोवाइड स्पेस फॉर ग्रोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। सो ये इसका बेनिफिट हॉर्टिकल्चर के लिए आपने कवर किया है। अब यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं कि पैडी के साथ अगर आप फिश कर रहे हो तो फिशेस को क्या बेनिफिट है पैडीज की वजह से। सो पहला आपका है प्रोवाइड्स ब्रीडिंग एंड फोरेजिंग ग्राउंड्स टू द फिश। वो वही अपना ग्राउंड प्रोवाइड कर देता है फॉर द फिशेस टू ग्रो, सर्वाइव एज क्रेडल फॉर रियरिंग ऑफ फ्राई एंड फिंगरलिंग्स एंड ऑल्सो ग्रोइंग टेबल फिश। तो ये सारी फिशेस क्या होती हैं, इनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। गिव्स साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड फिश ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। सो एक ही साथ आप जो है दोनों को यूज़ करके आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। बेनिफिट्स टू पैडी के लिए क्या है, अगर आप फिशेस करते हो तो एक्ट एज अ बायोलॉजिकल प्लफ फॉर पैडी प्लॉट। फीकल मैटर ऑफ फिश एक्ट एज मेन्योर फॉर द पैडी फील्ड। एंड थर्ड इज हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सर्टेन हार्मफुल पेस्ट, जैसे कि स्टेम बोरोवर को भी फिश जो है कंज्यूम करके उसको क्लीन कर देती हैं, जो कि प्लांट्स में डिसीज कॉज कर सकता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, you will have to discuss the various design consideration of raceway aquaculture. Very important.
अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू पीपल इन योर एग्जाम्स। रेस वे एक्वाकल्चर का डिज़ाइन के बारे में पूछा हुआ है, प्लस उसकी आपको एडवांटेजेस बतानी है कि इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं। और ये जो है आपका नॉन कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड वो होते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल मतलब थोड़ा हटके, लीग से हटके आप कोई अगर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप कोई मेथड लेकर आते हो तो वो आपका नॉन कन्वेंशनल के अंदर आता है। सो लेट्स सी रेस वे एक्वाकल्चर हमारा क्या होता है। Raceway aquaculture is a system where water flows continuously through culture tanks। इसमें क्या होता है, वाटर फ्लो करता है कॉन्टीन्यूसली, मतलब वाटर स्टेगनेंट नहीं होता, मूव करता रहता है। रनिंग वाटर रेसवे एक्वाकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेसवे एक्वाकल्चर। इन डिजाइनिंग अ रेसवे फ्रॉम सेवरल कंसिडरेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो कुछ चीज़ों का जैसे ध्यान रखना चाहिए हमें रेसवे को कंस्ट्रक्ट करते टाइम पर। तो पहला इसका जो पॉइंट है वो ये है कि जो स्लोप होता होगा ना हमारा इनलेट और आउटलेट पॉइंट के बीच में, वो हमारा होना चाहिए 1 to 3%। मतलब आप जो स्लोप का ध्यान रख रहे हो वो आपका जो है 3% के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने स्लोप ना बनाओ, वरना फ्लो ही नहीं हो पाएगा ना वाटर का, सो इसलिए स्लोप का ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट इज पोन्स पैरामीटर शुड बी यूजुअली बी बिल्ट स्ट्रेट एंड अवॉइडिंग कर्व्स टू इंश्योर द यूनिफॉर्म फ्लो। कोई भी कर्व नहीं होना चाहिए पॉइंट पॉन्ड में, वरना पानी आपका जो है रन अवे नहीं हो पाएगा इजीली। ईच पॉन्ड शुड हैव सेपरेट वाटर कंट्रोल प्रोविजंस इन ऑर्डर टू कट ऑफ पॉन्ड वाटर व्हेन रिक्वायर्ड एंड स्पेशली ड्यूरिंग द डिसीज आउटब्रेक। और जितना भी आप जो है पॉन्ड वगैरह करेक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो सबका जो प्रोविजन है ना वो अलग होना चाहिए कि तब कभी आपको मान लो कट ऑफ करना पड़ जाए, जैसे डिसीज आउटब्रेक हो जाए तो आपको वाटर कट करना पड़ेगा, सो आप वो भी इजीली कर पाओ। सो ये रन अवे एक्वाकल्चर में आपको ध्यान रखना चाहिए। And there should be a provision for suitable suction device for cleaning the running water from the ponds in the case of emergency। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया कि आप उसका सक्शन पॉइंट भी जो है ईजी होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसकी क्लीनिंग ही नहीं कर पा रहे हो। देयर शुड बी अ प्रोविजन टू एडजस्ट द रेट ऑफ फ्लो एंड आउटफ्लो। सो इनफ्लो और आउटफ्लो का जो आप रेट है वो भी आप क्या कर पाओ, मेंटेन कर पाओ। सो उसका भी एक प्रोविजन आपको इसमें रखना चाहिए। ठीक है, सो ये सारे आपके जो भी पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं वाइल कंस्ट्रक्टिंग द रनअवे एक्वाकल्चर। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं इसमें, उसके बाद हम फिर इसके एडवांटेजेस देखेंगे। जैसे कि आपको एक वाटर पंपिंग सिस्टम लगाना चाहिए टू ओवरकम सर्टेन शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, कि अगर कोई शॉर्टेज वगैरह हो जाए तो आप उसको पंप सिस्टम के थ्रू आप पूरा कर पाओ। वाटर सप्लाई शुड बी फ्री फ्रॉम पॉल्यूटेंट सच एज इंसेक्टिसाइड। सो ये आपका 7th पॉइंट इसमें आपने कवर कर दिया रनअवे एक्वाकल्चर का। तो एडवांटेजेस ऑफ रनिंग वाटर एक्वाकल्चर में आपकी जो पहली एडवांटेज है वो ये है कि एक तो ये स्मॉल होता है इन साइज, एंड रेसवे या फिर रनिंग वाटर पॉन्ड्स इक्विपाई मच लेस स्पेस देन द कन्वेंशनल स्टिल वाटर पॉन्ड। तो ये इसकी एक एडवांटेज है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में आपको ये बताना है इसका एडवांटेज, मतलब कि जो इन्होंने दिया है, ओइंग टू द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ पॉन्ड्स इन्वॉल्व इन द सिस्टम, फीडिंग एंड हार्वेस्टिंग आर रिलेटिवली ईजियर। कि एक तो ये छोटा होता है तो आपको जो फीड करना है या फिर हार्वेस्ट करना है प्रोसेस को, वो क्या होता है, ईजी होता है कंपेयर टू लेक्स और पॉन्ड्स वगैरह के कंपैरिजन में। Owing to clear water in the running water aquaculture, it is relatively easier to take notice of predators and diseased fishes in the ponds for taking corrective measure। क्योंकि छोटा है और क्लीन वाटर आप इसमें यूज़ कर रहे हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कोई भी वियर्ड अगर बिहेवियर करते हुए आपको फिश दिखे या फिर उसमें कोई डिसीज़ का आउटब्रेक तो नहीं है, तो आप वो इजीली नोटिस कर पाओगे। नॉन कन्वेंशनल एक्वाकल्चर गिव्स ग्रेटर yield पर यूनिट एरिया ड्यू टू द हाई स्टॉकिंग डेंसिटी ऑफ एक्वा क्रॉप। सो ये भी क्या करता है, ग्रेटर yield आपको प्रोवाइड करता है। सो ये हमारे इसके क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अभी आपने जो है रनिंग वाटर का देखा है, उसी से बेस्ड आपका एक दूसरा टाइप भी होता है, वो भी हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। एक्सप्लेन द एक्वाकल्चर इन रीसर्कुलेशन वाटर एंड राइट्स इट एडवांटेज। आपको नाम से पता चल गया भाई, रीसर्कुलेशन हो रहा है मतलब पानी फ्लो तो कर रहा है, बट वही पानी फ्लो करके वापस आ भी रहा है और फिर सर्कुलेट हो रहा है। सो वाटर का क्या हो रहा है, रीसर्कुलेशन हो रहा है। सो रीसर्कुलेशन वाटर के एक्वाकल्चर के आपको एक्सप्लेन करना है और उसके एडवांटेजेस लिखने हैं। सो लेट्स सी क्या इसका आपको आंसर लिखकर आना है। अनलाइक द रनिंग वाटर एक्वाकल्चर, द यूज वाटर लीविंग द कल्चर यूनिट इज रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड इन द सेम कल्चर यूनिट after conditioning in the recirculatory system of aquaculture. This system is also known as recirculating aquaculture system RAS। सो ऐसा नहीं होता कि जैसे रनिंग वाटर में होता था कि भाई पानी चला गया उसका आप यूज़ ही नहीं करोगे, इसमें आप यूज़ करते हो उसको और सेम यूनिट के अंदर वो क्या होता है, रिसाइकल होता है और फिर रीसर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, सो ये आपका क्या है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम का मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे देखा है। नाउ
It can be described as a closed or semi-closed system in which some percentage of total water volume is replaced on a continuous basis. In this system, the mechanical and biological treatments facilitates the continuous reuse of culture water. अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कुछ कि एडवांटेजेस वगैरह क्या होते हैं हमारे रास्ट के। इसका आपका जो पहला एडवांटेजेस है वो क्या है कि ये ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है ऑफ प्रेडेटर एंड पैरासाइट कंट्रोल को क्या कर देता है, उसको कम कर देता है, क्योंकि वाटर इज बीइंग रिसाइकल्ड ऑन कॉन्टीन्यूअस बेसिस। रिस्क ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियल पैरासाइट एंड क्लाइमेटिक फैक्टर डिसीज को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। मोर एफिशिएंट फीड मैनेजमेंट आप इसमें कर सकते हो फ्रॉम ईज ऑफ क्लोज मॉनिटरिंग। Next is flexibility of the farm location to be in the close proximity to the market of export houses। Flexibility होती है क्योंकि भाई सारी नेचुरल कंडीशंस तो इसमें नहीं चाहिए, आप आर्टिफिशियल भी कर सकते हो, तो जो लोकेशन है वो आप थोड़ी फ्लेक्सिबल तरीके से चूज आउट कर सकते हो। Reduction of stress of fish from the potential environmental temperature fluctuation, pollution, predators से आप इसको क्या कर सकते हो, उनका जो रिस्क है उसको कट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्रॉड रेंज स्पीशीज, इवन नॉन एंडेमिक स्पीशीज को भी कम आप इन्होंने बताया है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉड रेंज स्पीशीज, मतलब आप इसमें एक ही बार में काफ़ी तरह की स्पीशीज़ कर सकते हो, इवन द नॉन एंडेमिक स्पीशीज़, मतलब वो स्पीशीज़ भी आप इसमें उगा सकते हो जो यहाँ की हैं ही नहीं, मतलब एक्जॉटिक स्पीशीज़ भी आप इसमें जो है ग्रो कर सकते हो। एंश्योर सक्सेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी फिशेज़, आप इसमें काफ़ी हाई क्वालिटी फिशेज़ भी जो है ग्रो कर सकते हो। एंड रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ वाटर एंड लैंड क्राइसिस, भी इससे आपका कम हो जाएगा क्योंकि इतनी लैंड इंटेंसिव या फिर वाटर इंटेंसिव प्रैक्टिस नहीं है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल वन। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये बताना है डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द बायोफ्लॉक फार्मिंग एंड डिस्क्राइब इट्स मैनेजमेंट ऑफ CN लेवल इन द बायोफ्लॉक फार्मिंग। सो हमें क्या करना है, CN लेवल का जो मैनेजमेंट होता है उसको डिस्क्राइब करना है, यानी कि डिस्कस वगैरह करना है, और रोल ऑफ माइक्रोब आपको बताना है इन द बायोफ्लॉक फार्मिंग। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय बायोफ्लॉक्स। So biofloc refers to the heterotrophic aggregates of particulate organic matter and microorganisms associated with the extracellular polymeric substances suspended in the pond or tanks। So biofloc क्या होता है, हमारा heterotrophic aggregate होता है, मतलब more than one type of species present in this। उसमें हमारा ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, मतलब हो सकता है, क्या होता ही है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें मिलकर ही बायोफ्लॉक बनाते हैं विद द एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस सस्पेंडेड इन द पॉट्स एंड टैंक्स। सो ये हमारा बायोफ्लॉक कहलाता है। ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एसोसिएशन को बेसिकली हम बोलते हैं। This new farming technique is based on in situ production and use of microorganisms like bacteria, algae, fungi, invertebrates, grazers of bacteria for the purpose of nutrition, improving water quality, treatment of waste, and prevention of diseases in an intensive fish culture or aquaculture system। सो यही है आपका रोल ऑफ बायोफ्लोक। सो यहीं पर आपका रोल ख़त्म हो गया है बायोफ्लोक का, हालांकि मैं इसको आगे भी लिख चुकी हूँ, कवर किया है मैंने इसको, अगर आपको प्रॉपर उसमें चाहिए। सो therefore the biofloc system is also known as heterotrophic pond or active suspension pond in or green soup pond। सो ये तीनों नाम इसके बायोफ्लॉक सिस्टम के हमने दिए हुए हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि मैनेजमेंट ऑफ कार्बन नाइट्रोजन रेशियो या फिर कार्बन नाइट्रोजन सिस्टम जो होता है वो किस तरह से होता है। सो लेट्स सी द मैनेजमेंट ऑफ CN कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ अ बायोफ्लॉक सिस्टम। द कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो मैनेजमेंट इज़ डन इन 2 फेजेस। ये जो है 2 फेजेस में होता है बेसिकली। पहला जो फेज़ है वो उसको आप जो है इनिशियल और फॉर्मेशन फेज़ की तरह बोल सकते हो कि भाई ये हमारा फॉर्मेशन फेज़ होता है, एंड द नेक्स्ट फेज़ इज़ योर मेंटेनेंस फेज़। इसमें आप जो है मेंटेनेंस या का प्रोसेस जो है कर रहे होते हो। सो लेट्स सी द फर्स्ट प्रोसेस फर्स्ट, then we will see the second one। In its initial phase of culture period in the biofloc farming, a high level of carbon nitrogen, that is 12:20:1 ratio में required होता है जिस in water to promote the growth and stabilization of heterotrophic community। सो आपको जो है ये सारी चीज़ें इस रेशियो में चाहिए। कार्बन नाइट्रोजन वाटर आपको इस रेशियो में चाहिए रहेगा। द हाई कंटेंट ऑफ कार्बन इन द सिस्टम would promote the assimilation of nitrogenous
byproducts by heterotrophic bacteria and surpasses the carbon assimilation by algae contributing to the growth of bacteria. सो कार्बन का कंटेंट जो है नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं उनको क्या करने में हेल्पफुल होगा, एसिमिलेशन मतलब एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होगा उनके, और जो एल्गी के थ्रू भी हमारा क्या है कार्बन एसिमिलेशन प्रोसेस हो रहा होगा। कार्बन तो नाइट्रोजन को करेगा बट एल्गी हमारा कार्बन को करेगा, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। नाउ द नेक्स्ट इज मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज में आप क्या करेंगे, जो हमारा नाइट्रोजन अमोनिया और नाइट्रोजन का जो लेवल है उसको मेंटेन करेंगे। कैसे देखते हैं इसको, आप जो है 10 बोलते हो, 10 लेवल रीच्ड 1 mg per liter. Addition of external carbon source is required to maintain the CN level at 6:1. सो अगर आपका ये लेवल बढ़ जाता है तो आपको क्या चाहिए, एक्सटर्नल कार्बन सोर्स चाहिए इज टू मेंटेन द कार्बन रेशियो अकॉर्डिंग टू द नाइट्रोजन एट 6:1. Monosaccharides and oligosaccharides such as mollusks, jaggery or other sugar sources, tropic float, etc. are recommended for quicker assimilation by the bacteria for 10 reduction. और अगर ये एकदम से बढ़ जाता है तो आप ऐसे मोनोसेक्राइड्स या फिर ओलिगोसेक्राइड्स यूज़ करके इसका क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन को कर सिमुलेशन को कर सकते हो। ठीक है, अब इसका रोल आपको जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया, हालांकि मैंने वहाँ पर भी जो है बता दिया था। सो लेट्स सी कि इसमें क्या है, ये प्ले अ सेंट्रल रोल इन मेंटेनिंग द वाटर क्वालिटी, रिसाइक्लिंग द वेट्स एंड एनहेंसिंग द एनिमल न्यूट्रिएंट्स. The system is primarily designed to minimize the water exchanger and improve the sustainability to the microbial activity. So now let's see the 15th question. In this question, you will have to answer the difference between the extender and the cryoprotected. सो आपको जो है एक्सटेंडर और क्रायोप्रोटेक्टेंट का डिफरेंस बताना है। इन द एक्वाकल्चर द एक्सटेंडर और क्रायोप्रोटेक्टेंट आर यूज ड्यूरिंग द स्पर्म क्रायोप्रिजर्वेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग स्पर्म फॉर फ्यूचर यूज. So they are often used together, they serve different purpose. हालांकि ये एक साथ यूज़ किए जाते हैं बट इनका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो इनका हम पर्पस देख लेते हैं क्या डिफरेंट होता है भाई। एक्सटेंडर जो होते हैं वो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, हम यूज़ करते हैं टू डाइल्यूट एंड मेंटेन द स्पर्म वाइबिलिटी ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म स्टोरेज एंड बिफोर फ्रीजिंग. सो बिफोर फ्रीजिंग के लिए हम जो है ना वाइबिलिटी स्पर्म की मेंटेन करके रखने के लिए इसको यूज़ करते हैं एक्सटेंडर को. दे हेल्प टू मेंटेन द ऑप्टिमम पीएच और स्मेल ऑस्मोरैलिटी होगा यहाँ पे, एंड प्रोवाइड द एनर्जी सोर्सेज टू सपोर्ट द स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फंक्शन. Common extended used are saline glucose solution and Ringer's solution. सो ये आपके एक्सटेंडर्ड के एग्जाम्पल हैं. एक्सटेंडर्ड्स के जो एग्जाम्पल है आप इनको भी याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है विद एग्जाम्पल्स आपको लिखने के लिए दे दिए जाए. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन इज क्रायोप्रोटेक्टेंट. क्रायोप्रोटेक्टेंट हमारे क्या होंगे, क्रायोप्रोटेक्टेंट आर द केमिकल्स added during the freezing process to protect the sperm cells from the damage caused by the ice crystal formation एंड सेलुलर डिहाइड्रेशन. तो पानी में जो आप डिहाइड्रेशन मतलब बेसिकली डिहाइड्रेशन ना हो जाए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या डालते हो, क्रायो प्रोटेक्टेंट. ठीक है, कब डालते हो, फ्रीजिंग प्रोसेस के दौरान. वो आप डालते हो फ्रीजिंग प्रोसेस से पहले, क्या एक्सटेंडर, इसको डालते हो ड्यूरिंग फ्रीजिंग प्रोसेस. क्यों डालते हो, टू प्रोटेक्ट द डैमेज. दे पेनिट्रेट द सेल एंड सेफगार्ड द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग both freezing and thawing. Examples of cryoprotectants are they includes dimethyl sulfoxide, DMSO, glycerol, methanol. They are example of your cryoprotectant. जबकि जो एक्सटेंडर्ड होता है वो मेनली हमारा प्रिजर्व करने के लिए हम डालते हैं स्पर्म को इन लिक्विड फॉर शॉर्ट टर्म, एंड क्रायो प्रोटेक्टेंट आर एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म, ताकि फ्रीजिंग से कोई डैमेज ना हो जाए इसको, इसलिए आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हो. बोथ आर क्रिटिकल इन एक्वाकल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स टू इंश्योर द हाई फर्टिलिटी एंड सर्वाइवल रेट्स आफ्टर थ्रोइंग. सो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Write the 4 applications of milled cryopreservation. So first of all, see what do you mean by milled cryopreservation. Then we will see the 4 application of it. Milled preservation refers to the storage of male fish sperm milled for the use in artificial fertilization at later time. इसमें हम क्या करते हैं, जो मेल फिश होती है उसके स्पर्म को क्या कर लेते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए स्टोर करके रख लेते हैं ताकि हम बाद में क्या कर पाएँ, ब्रीडिंग करवा पाएँ. It is an important technique in aquaculture to ensure a year-round breeding, improve genetic management and conserve the endangered species. इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई पूरे साल हम जो है ब्रीडिंग का प्रोसेस कंडक्ट करवा पाएँ, जेनेटिक मैनेजमेंट करवा पाएँ और कंजर्व कर पाएँ कोई भी ऐसे स्पीशीज़ जो क्या है हमारी इंडेंजर्ड है. Now let's see the applications of milk cryopreservation.
इसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन का वो ये है, जेनेटिक रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए ये क्या करती है, हेल्पफुल होती है। अगर आप कोई किसी का जेनेटिक कंजर्व करना है तो उसका स्पर्म कंजर्व कर लीजिए, तो ये उसके लिए हेल्पफुल है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ एंडोर्ज एंड वैल्यूएबल फिश स्पीसीज फॉर फ्यूचर ब्रीडिंग एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मान लो सेलेक्टिव ब्रीडिंग करानी है तो इट अनेबल्स द यूज ऑफ सुपीरियर मेल ब्रोड स्टॉक अक्रॉस द मल्टीपल ब्रीडिंग सीजन्स, improving the genetic quality and consistency. Third is facilitate the artificial fertilization. इसमें क्या करते हो आप, फर्टिलाइजेशन एट एनी टाइम कर सकते हो विदाउट नीडिंग टू द लाइव मेल्स, मेकिंग हैशरी ऑपरेशंस एंड मोर फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट। ज़रूरी नहीं है आपको उनके नेचुरल टाइम पीरियड के लिए वेट करना पड़े, आप इसको कभी भी जो है ईल्ड बढ़ाने के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिसीज़ रिस्क रिडक्शन इसमें होता है, डिसीज़ कम से कम इसमें हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव मेल्स, देयर बाय मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द डिसीजेज बिटवीन द फार्म्स एंड द रीजन। सो यहाँ पर ये आपका जो इसके एप्लीकेशन हैं वो ख़त्म हो जाते हैं किसकी, मिल्क क्रायो प्रिजर्वेशन के। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको जो है डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन द ड्राई बंथ एंड वेट बंथ। डिस्कस द मीडिया एंड रिएजेंट यूज फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द फिश स्पर्म। सो लेट्स सी व्हाट इज बंथ। बंद को देखते हैं पहले कि बंद का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। बंद आर स्पेशलाइज्ड इम्पाउंटमेंट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द मानसून मंथ बाय क्रिएटिंग एम्पार्टमेंट अगेंस्ट लार्ज कैचमेंट एरिया। मानसून सीजन में क्या होता है ना, आप बाउंड्री कर देते हो, एम्पार्टमेंट कर देते हो चारों तरफ, ताकि जो वाटर है उसको क्या कर पाओ, कलेक्ट स्टोर कर पाओ। आफ्टर हैवी रेन बर्न रिसीव्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर, देयरफॉर बिकम्स अ स्पॉनिंग ग्राउंड फॉर द फिशेज, ठीक है। सो उसमें फिर जो है फिशेस क्या कर सकती हैं, स्वैम्पलिंग कर सकती हैं। एंड ये जो है दो तरह का होता है, ड्राई एंड वेट बन, जो हमारा रेन फेड फिशेस ब्रीडिंग सिस्टम में कॉमनली यूज़ किया जाता है इन द इंडियन एक्वाकल्चर सिस्टम, स्पेशली फॉर द ब्रीडिंग इंडियन मेजर कार के लिए तो काफ़ी खास तौर से ये जो बंद है एक्सटेंसिवली क्रिएट किए जाते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इन डिटेल अबाउट द ड्राई वन एंड देन वी विल सी अबाउट द वेट वन। ये भी जो है ना क्वेश्चन आपका PYQ है, दिसंबर में आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आपको डायग्राम के साथ ही बनाने के लिए आया था। सो लेट्स सी द ड्राई वन फर्स्ट। ड्राई वन जो होते हैं ना, ये रिमेन्स ड्राई फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर एंड इज लोकेटेड इन द अपलैंड और अनड्यूलेटिंग एरियाज। ये अपलैंड की तरफ होते हैं इसलिए जो है ड्राई ही रह पाते हैं, पानी नीचे जो है रोल डाउन होके नहीं आ पाता, कलेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए ये जो है ड्राई रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। It is activated only in the monsoon season when the rainwater flows into the pond and creates a condition suitable for natural fishes breeding. Brooders are introduced before the rains and swapping takes place shortly after the first shower. So ये इसका क्या है, एक important characteristic feature है. So remember this. वेट बंद हमारा क्या होगा, इट कंटेन्स वाटर थ्रू आउट द वन ईयर एंड इज लोकेटेड इन द लो लाइंग एरियाज, इसलिए इसमें जो पानी है वो पहली बात तो थ्रू आउट द ईयर रहता है, और लो लाइंग एरियाज़ में तो ये इसका एक बेनिफिट भी है कि इस वजह से भी इसमें लो थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है। Fish can be bred in the wet ones whenever the environmental conditions such as rainfall, temperature are favorable. Wet ones are more permanent structures whereas dry ones are seasonal and used only during the breeding seasons. So ये इसका जो है wet one का हमारा आंसर था। Now we have to see the diagram। आपको जो डायग्राम बनाने के लिए आया था आपके दिसंबर वाले एग्जाम में, तो आपको ये इस तरह से बनाना है कि भाई ये स्लोप वगैरह होता है, जहाँ पर आप वाटर कलेक्टिंग सिस्टम बनाते हो इसको बंद बोल देते हो, क्योंकि यहाँ पे आपने ब्लॉकेज कर दिया है। ये इसकी एक स्लाइस गेट भी होता है जिस पे आप जो है रेगुलेट करते हो फ्लो, और यहाँ पर जो है वाटर का इनफ्लो होता है स्लोप की वजह से, ठीक है। ये आपका जो है बंद का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सो अब आपको जो है नेक्स्ट पार्ट का आंसर करना है। इसमें इन्होंने बोला था मीडिया एंड रिएजेंट यूज फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ फिश स्पॉन्ज, उसको आप एक्सप्लेन करना है मीडिया और रिएजेंट्स के बारे में। सो लेट्स सी क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन इज़ अ टेक्निक बेसिकली जब आप जो फिश के स्पर्म को जो है स्टोर कर देते हो एट लो टेम्परेचर, 196 टेम्परेचर होता है इसमें, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और नाइट्रोजन के सॉल्यूशन में स्टोर करते हो। सो आप ये भी एड ऑन कर सकते हो टू प्रिजर्व द वायबिलिटी फॉर फ्यूचर फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस यूजेस टू मेन टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, एक्सटेंडेड मीडिया एंड क्रायो प्रोटेक्टेड। अब ये एक्सटेंडेड मीडिया क्या होता है उसको देखते हैं, और ये क्रायो प्रोटेक्टेंट क्या होता है उसको देखते हैं, हालांकि ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। सो मैं आपको जो है इसका आंसर यहाँ पर शो कर रही हूँ, आप जो है इसको एक बार रीड आउट कर लेना, वही आंसर है जो आप पहले इसको देख चुके हो, ठीक है। सो आप इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, वही सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं।
Now let's see the 18th question. 18th question में हमें ये बताना है, briefly explain the mechanism of induced breeding and differentiate between the morphological features of Indian major carp seed (IMC) seeds. So ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस ब्रीडिंग मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। पहले तो हम देखते हैं कि भाई इंड्यूस ब्रीडिंग ही क्या होती है, फिर उसके मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। So induced breeding is an artificial process of stimulating fish to spawn using external agents, usually hormonal इंजेक्शंस या फिर एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग को इंड्यूस कराते हैं अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशंस. In the natural conditions, fish breed during the specific season triggered by the environmental cues like rain, temperature, photoperiod. However, in the induced breeding, mature male and female brood fishes are injected with the hormones like pituitary extract (HCG) and synthetic hormones such as ovaprem and ovatide to stimulate the release of gamete. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको जो है हार्मोन के नेम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं और सिंथेटिक हार्मोन के आपको नेम्स जो है पूछ लेंगे. सो कीप दीज नेम्स इन योर माइंड. सो ये होती है आपकी इंड्यूस ब्रीडिंग. नाउ द हार्मोन स्टिमुलेट्स द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाड डिल HPG को क्या करती है, वो स्टिमुलेट करती है टू रिलीज द गोनाडोट्रोपिन्स विच इन टर्न इंड्यूस द फाइनल मैचुरेशन एंड ओव्यूलेशन ऑफ एग्स इन फीमेल and spermiation in the male. After the injection, the brooder are placed in the breeding HEPA or tank where the softening occurs within the 6 to 12 hours, depending on the species and temperature. The fertilized eggs and then collected, incubated in the hatcheries. So ये इसका जो है प्रोसेस था, मैकेनिज्म था. अब जो हमें नेक्स्ट पार्ट का आंसर करना है, उन्होंने हमें ये पूछा था कि भाई मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में क्या डिफरेंस है वो बता दो ऑफ आईएमसी सीड. बेसिकली इंडियन मेजर कार्प के जो सीड होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है. सो पहले तो इंडियन मेजर कार्प के जो स्पीशीज हैं उनके नाम ही देख लेते हैं. रोहू, काटला और मरीगल जो है आपके इंडियन मेजर कार्प में आते हैं. ये हालांकि डिफर होते हैं एक दूसरे से काफ़ी. तो पहले हम जो है रोहू का देखते हैं. रोहू जो होती है हैव अ स्लेंडर एंड एलोंगेटेड बॉडी विद अ स्मॉल टेपरिंग हेड एंड अ सब टर्मिनल माउथ स्लाइटली बिलो द टिप ऑफ स्नाउट. ठीक है, सो इसका ये हमारा मॉर्फोलॉजिकल फीचर है भाई कि इसकी क्या होती है, स्लेंडर बॉडी होती है, मतलब इलोंगेटेड बॉडी रहेगी, पतली बॉडी रहेगी विद स्मॉल टेपरिंग हेड एंड अ सब टर्मिनल माउथ स्लाइटली बिलो द टिप ऑफ स्नाउट. आप जो है ना इनकी एक बार इमेजेस देख लीजिएगा गूगल में, तो आपको जो है माइंड में बैठ जाएंगी. कैटला फ्राई आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज ब्रॉड हेड. इसका जो हेड है वो ब्रॉड होता है, लार्ज होता है, डीप बॉडी होती है एंड टर्मिनल माउथ पोजीशन स्ट्रेट एट द फ्रंट एंड सिचुएटेड सरफेस फीडिंग. वहीं अगर मरीगल की मैं बात करूँ तो दे हैव मोर सिलेंड्रिकल एंड स्ट्रीमलाइंड बॉडी विद अ स्मॉल राउंड हेड एंड सब टर्मिनल माउथ adapted for bottom feeding. The eye position also differs in Rohu and Marigal, having eyes on the side of the head, while the Katla eyes are placed more on the top. These differences help the hatchery operators and farmers to identify and manage the species during the early stages of aquaculture. So ये सारे जो features हैं ये काफ़ी important होते हैं to for their identification. सो यहाँ आपने मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस भी खत्म कर दिया. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको ये बताना है, ये भी क्वेश्चन आपका PYQ है, पूछा जा चुका है इसलिए इम्पॉर्टेंट है. डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ 6 रिवर्सल्स एज अ पार्ट ऑफ एक्वाकल्चर प्रैक्टिस. कि भाई जो आप रिवर्सल करते हो वो किस तरह से करते हो, उसका मैकेनिज्म बताओ. और इन्होंने ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है इस बार के लिए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फेमिनाइजेशन. सो ये दोनों ही जो क्वेश्चन है मैंने इसमें कवर किए हुए हैं. नाउ लेट्स सी देयर आंसर्स. व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस. The redirection of sexual phenotype during the ontogenetic development is known as sexual reversal. जब आप जो है सेक्सुअल फिनोटाइप को चेंज कर देते हो ड्यूरिंग देयर ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, तो उसको बोला जाता है सेक्स रिवर्सल. द फिनोटाइप डिनोट्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर. सो उसी बेसिस पे जो है वो अपने सेकेंडरी कैरेक्टर शो करेंगे. अभी मैकेनिज्म किस तरह से होता है उसको देखते हैं. जो ये मैकेनिज्म है इसमें हमारा भी प्रोडक्शन होगा. सिंगल ग्रुप of population can be achieved by manipulating the gametes and developing the embryo. There are basically two approaches for which the sex manipulation, namely the genetic approach and hormonal treatment. So आप genetic approach के through कर सकते हो, hormonal treatment के through कर सकते हो. So we will study the hormonal treatment in detail in this. Genetic का तो आपको पता ही है, by manipulating their genetic makeup. सो इसमें क्या करेंगे हम भाई, स्टीरॉयड हार्मोन और नॉन स्टीरॉयड हार्मोन का यूज़ करेंगे फॉर प्रोड्यूसिंग मोनोसेक्स. The principle of sex manipulation our method assumes the elevation of appropriate sex hormone through the application of artificial hormones during the period of sexual differentiation would dictate the sex.
द ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड लार्वा विद एंड्रोजन, अगर आप जो है एंड्रोजन के साथ ट्रीटमेंट कराओगे लार्वा का, तो वो क्या इंड्यूस करेगा, मेस्कुलाइनेशन। ठीक है, उसमें क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, मेस्कुलिन प्रॉपर्टीज़ आएंगी। लेकिन अगर आप जो है उसका ट्रीटमेंट करवाओगे हमारे दूसरे हॉर्मोन्स के ग्रुप के साथ, जिनको हम आगे देखेंगे, तो वो हमारा क्या लगेगा, फेमिनाइजेशन। तो आपको ये समझ में आया कि हार्मोनल के बेसिस में हम क्या कर रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को। सो मेस्कुलिनाइजेशन हमारा होगा जो हम एंड्रोजन का हार्मोन उसको प्रोवाइड कराएंगे। दिस जो ये मेस्कुलाइजेशन हमारा होता है वो हमारा होगा टिलापिया वाली स्पीशीज़ में। ठीक है, और जो हमारा फेमिनाइजेशन होगा वो दो तरह से होता है। देखते हैं अभी दो तरह से कैसे होते हैं। जब हम फीमेल पॉपुलेशन में करेंगे, मतलब फीमेल पॉपुलेशन इंड्यूस करने के लिए करेंगे, तो उसको हम फेमिनाइजेशन बोल रहे हैं, क्योंकि फीमेल पॉपुलेशन इज़ मोर एडवांटेजियस एज़ कम्पेयर टू द मेल। सो डायरेक्ट फेमिनाइजेशन देखते हैं पहले कि डायरेक्ट फेमिनाइजेशन में क्या होगा। इट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल अनडिफरेंशिएटेड फिश बैच विद एस्ट्रोजन। इसमें हम कौन सा हार्मोन देंगे, एस्ट्रोजन देंगे, आइदर इन द डायरेक्ट डाइट और थ्रू द एस्ट्रोजन बाथ। या तो डाइट के थ्रू डायरेक्ट दे दो या फिर एस्ट्रोजन बाथ दे दो। नो, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट साउंड, इतना ईजी नहीं है जितना ये साउंड कर रहा है। होएवर दिस इज अ मोस्ट कॉमनली यूज मैथड ड्यू टू इट्स सिंपलिसिटी। हालांकि सिंपल है बट इतना भी सिंपल नहीं है कि ये जो है, मतलब काफ़ी आप जितना समझ रहे हो उतना ईजिली हो जाए, बट फिर भी ये वाइडली यूज मेथड है। द मोस्ट कॉमनली यूज सेक्स स्टेरॉइड फॉर द फेमिनाइजेशन इज एस्ट्राडायोल E2। ये आपको ध्यान रखने हैं। नॉन, ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है उसका नाम क्या है। इवन दो अदर सिंथेटिक हार्मोन्स लाइक डाईइथाइलस्टेरॉल, एस्ट्राडायोल भी आप जो है देते हो इसमें DES, एंड नॉन स्टेरॉइड हार्मोन भी आप देते हो इसमें EE2। ठीक है, तो इथेनाइल एस्ट्राडायोल भी आप जो है इसमें देते हो। ये सारे स्टेरॉइड और नॉन स्टेरॉइड हार्मोन आपको जो है माइंड में रखने हैं फॉर योर एग्जाम। इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू पीपल, नेम द स्टेरॉइड और नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। द terminal question has been given in your book as well, so you will have to keep this hormone in your mind। अब इन्होंने जो है ना ये डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया है भाई, या तो जो है ना आपको जो ये नॉर्मल मेल है इसको मेल फीमेल बनाना है, रिवर्स करना है। तो या तो आप इसको एस्ट्राडायोल को डायरेक्ट डाइट के थ्रू दे दो या फिर क्या दे दो, बात के थ्रू दे दो, तो ये हमारा क्या है, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फेमिनाइज्ड हमने यहाँ पे कर दिया। ये तो है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब नेक्स्ट हमारा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आप लोग क्या करोगे कि ये दो स्टेप में होएगा। बेसिकली पहली चीज़ तो the sexually undifferentiated fish are first treated with the male hormone androgen to generate masculine population. This process does not affect the genetic males, but genetic females developed into male with male gonads capable of producing sperm. However, the integrity of the sex chromosomes does not get affected by the hormone treatment. सो अगर आपने एंड्रोजन से ट्रीट करा दिया तो वो बन तो मिल जाएगा हालांकि, बट उसमें जो है उसकी जो इंटीग्रिटी है XX क्रोमोसोम की वो अफेक्ट नहीं होगी। सो इसमें हम क्या करेंगे, therefore the sex reversed male will be produce sperms with X chromosome exclusively. So the next generation, when the normal female with X chromosome are fertilized with the genetic female turned male, all offsprings would produce will be female. So ये इसका एक तरह से हमारा एप्लीकेशन है। So now let's see the diagram, what you have to cover in this diagram के थ्रू आपको जो है क्या देखना है। ये हमारा नॉर्मल फीमेल था, इसको आपने क्या कर दिया, एंड्रोजन हार्मोन के थ्रू करके इसका रिवर्स फीमेल बना दिया। अब जब भी ये हमारा फर्टिलाइज करेगा तो ये सारी प्रोजेनी कैसी करेगा, ऑल फीमेल प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा। सो ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है कि आप डायरेक्टली तो नहीं कर रहे हो, कर तो मतलब करवा तो रहे हो सारी फीमेल, बट डायरेक्ट मेथड के थ्रू नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू कर रहे हो। मेल जो था हमारा, जिसमें हमारा जेनेटिक मेकअप फीमेल का है, XX है, उससे के थ्रू आप ये प्रोसेस करवा रहे हो। So now let's see the next question. Give a comparative difference of amplification in RAPD and AFLP techniques. So you will have to write the difference between the two difference of amplification technique के आपको जो है difference बताने हैं इसमें। So now let's see the answer of this question. इसमें आपको ये बताना है the amplification process in RAPD random amplified polymorphic DNA में और amplified fragment length polymorphism में क्या डिफरेंस है। तो ये जो टर्म है और इनका मेथड थोड़ा सा डिफरेंस होता है, देखते हैं अभी इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो हमारा पहले वाला है ना RAPD, इसमें जो एम्पलीफिकेशन होता है वो कैरिड आउट यूजिंग द सिंगल शॉर्ट रेंडम प्राइमर के थ्रू होगा, टिपिकली अराउंड द 10 बेस पेयर लॉन्ग विदाउट द नीड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
for the digestion of DNA. This makes the RAPD technique relatively simple, fast and cost effective. So ये इसके advantage हो जाएंगे. However, it has low reproducibility. इसकी जो reproducibility होती है वो low होती है due to its sensitivity to the reaction conditions. On the other hand, AFLP involves a common complex procedure where the genomic DNA is first digested using the specific restriction enzymes, and then adapters are ligated to the sticky ends, followed by selective amplification using the primers complementary to the adapters and adjacent sequence. तो इसमें क्या है, आपको रिक्वायरमेंट होगी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, उसमें नहीं थी. दिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, मेक्स AFLP more labor intensive but offers high accuracy. रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो होती है वो भी इसकी जो है हाई होती है, एंड रिजोल्यूशन इज ऑल्सो हाई. एडिशनली AFLP कैन डिटेक्ट अ ग्रेटर नंबर ऑफ polymorphic loci and can distinguish between the closely related individuals, making it more suitable for detailed genetic studies compared to RAFPD. So this is all in this video. If you like the video, then please press the like icon and subscribe to my channel to get more such interactive videos to boost your preparation. Thanks for watching.